गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, मैं संयम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स राइज। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज संयम अग्रवाल। आई क्लियर डिफेंस एग्जाम्स एंड अपियर्ड फॉर एसएसबी ऑल्सो। साथियों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर करा है और मैं एसएसबी में भी अपेयर हुआ हूँ। राइट नाउ आई एम एक्सपीरियंस जीएस फैकल्टी। बेसिकली मैं एक जीएस फैकल्टी हूँ और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि देहरादून कहाँ है। जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए गाइस, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था गांधी इन साउथ अफ्रीका या फिर एमरजेंसी ऑफ गांधी। तो उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं व्हाट इज द रोल ऑफ गांधी। मतलब गांधी जी का क्या महत्व रहा इंडिया में। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए तो गांधी जी ने किस तरीके से हमको आज़ादी दिलाई, क्या योगदान उनका रहा, कैसे ये बापू बन गए, कैसे इनको फादर ऑफ नेशन बोल दिया गया, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ तो ऐसे कारण रहे इंडिया में जिसकी वजह से गांधी जी ने इतने मास मूवमेंट करे, गैदरिंग करी, इतने सारे मूवमेंट करे, इतने सारे सत्याग्रह है। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ेंगे और डिटेल्ड में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप यहाँ से टैकल कर पाए। अब प्रश्न क्या आता है कि सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं। प्रश्न क्या आता है बच्चे के दिमाग में, सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा। कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। हाल फिलहाल में 2 अक्टूबर आने वाली है और आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या है। और आपका पेपर शेड्यूल्ड है बेटा नवंबर में। अगर मैं सही हूं तो आपका पेपर शेड्यूल्ड है नवंबर में, और अगर मेरी गणित भी सही है तो अक्टूबर के बाद ही नवंबर आता है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से गांधी के ऊपर या गांधीयन एरा के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर में देखने को मिले। दूसरा रीज़न, 2019 में अभी हाल फिलहाल में ही हमने गांधी जी की जन्म जयंती यानी कि गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती को सेलिब्रेट किया है। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में गांधीयन एरा या फिर गांधी जी का रोल इन इंडियन स्ट्रगल लाने की कोशिश कर रहा हूं। और आई होप आप लोग इसको पसंद भी कर रहे हो और आपको आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हो ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जिस किसी बच्चे ने अभी मेरी जो क्लास है जिसका नाम है एमरजेंसी ऑफ गांधी, अगर वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। कृपया करके सबसे पहले उसको देख ले ताकि आपको कहानी जो है वो समझ में आए, क्योंकि कहानी बेटा इंटरलिंक्ड है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो शायद आपको आज कोरिलेट करने में दिक्कत आए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आ जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ हु इज गोखले? हु इज गोपाल कृष्ण गोखले? गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। 9 जनवरी को हर साल हम भारतीय प्रवासी दिवस भी बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब बनाते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को हम भारतीय प्रवासी दिवस बनाते हैं। सर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन कौन आया है बेटा? इस दिन गांधी जी आए। कहां से आए हैं सर? मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका से आए। मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका क्यों गए, कब गए, कैसे दादा अब्दुल्ला मिले, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। मेरी एक वीडियो एमरजेंसी ऑफ गांधी, इसको जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आए तो इन्होंने जो अपना आश्रम बनाया था, सबसे पहला आश्रम जो इंडिया में है उसका नाम है कोचराब आश्रम। याद रखना बेटा, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो साबरमती आश्रम पहला आश्रम नहीं था गांधी जी का। पहला आश्रम कौन सा मिलेगा आपको? कोचराब आश्रम। ठीक है, अब होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। फरवरी 1916 आते आते गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है बीएचयू में। नाउ सर व्हाट इज बीएचयू? बीएचयू मैं आपको समझाता हूं बेटा। बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और गांधी जी का क्या लेन देना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है 1916 में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इस टाइम हो रहा था इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, जिसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। किसको? हमारे गांधी जी को। सर क्यों बुलाया गया? क्योंकि गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में किया है वो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, पूरे इंडिया में हर एक किसी को पता है। एजुकेटेड लोग भी गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेबर क्लास भी सपोर्ट करते हैं, और हर एक आदमी गांधी को जानता है। यह जानता है कि गांधी ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जाकर कैसे कैसे कारनामे करके दिखा दिए और वहां के लोगों को अधिकार दिला दिए। तो गांधी जी एक पर्सनैलिटी है, बड़े फेमस व्यक्ति हैं। इसीलिए गांधी जी को कहां पर बुलाया गया? बीएचयू। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कब खुली है?
1916 में खुली है। यहाँ से एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोलने के पीछे आपको कुछ व्यक्तियों का हाथ मिलेगा, जैसे मदन मोहन मालवीय जी का आपका नाम सुना होगा, जैसे एनी बेसेंट जी का नाम आपने सुना होगा। तो याद रखिएगा, पेपर में अगर आपसे पूछता है कि BHU किसने बनाई, तो आप ये दो नाम जरूर से याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने आपको ये बोला कि गांधी जी का फरवरी 1916 में पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है, कहां पर, BHU में। सर क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया, साउथ अफ्रीका में जो ये करके आए थे उसकी वजह से ये इंडिया में काफी ज्यादा फेमस थे और ये सब चल रहा था, ठीक है। फरवरी की श्रृंखला में अगर मैं 1916 में बात करता हूं, इसी श्रृंखला में दिसंबर 1916 में होता है INC का सेशन, जो होता है कहां, लखनऊ में। ना सर ये INC का सेशन का क्या मतलब हुआ, बेटा INC का सेशन का मतलब हुआ, पहली बात तो INC क्या हुई, INC हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC क्या हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर कब बनी है, 1885 में बनी है। सर कहां बनी है, बॉम्बे में बनी है। सर किसने बनाई है, ए हो यूम प्लस WC बनर्जी, ए हो यूम प्लस WC बनर्जी। ये याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है, 1885 में बनी है। कहां बनी है सर, बॉम्बे में बनी है। किसने बनाई है सर, ए हो यूम प्लस WC बनर्जी ने बनाई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जब INC जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, ये बन जाती है 1885 में, तो ये मीटिंग यानी ये जो पार्टी है ये हर साल दिसंबर के महीने में, जनरली दिसंबर के महीने में अपनी मीटिंग करती है 3 से 4 दिन के लिए। तो आप मोटा मोटे तौर पे ये याद रखिए कि INC के सेशन जनरली आपको किस टाइम मिलेंगे, दिसंबर के महीने में मिलेंगे। उससे पहले भी होते हैं, स्पेशल सेशन उनको कहते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि दिसंबर 1916 में जो INC का सेशन हुआ है वो कहां हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सेशन को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ना सर ये लखनऊ पैक्ट की क्या बला है, मैं आपको समझाता हूं। देखा बेटा, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास यानी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको एक ही टाइम पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि दिसंबर 1916 में INC का सेशन हो रहा है, इसको मैं लखनऊ पैक्ट कह रहा हूं, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि लखनऊ पैक्ट है तो ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या चल रहा था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान सुनिएगा बेटा, हुआ क्या था 1905 में विभाजन हुआ था बंगाल का, जिसको आप पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो घबराइए नहीं, मैं बैठा हूं, मैं पढ़ाऊंगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसको पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, और लॉर्ड कर्जन इसका विभाजन कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमें देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें हमें एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यानी उग्रवाद लोग देखने को मिलते हैं, जैसे बाल, लाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था औरोबिंदो घोष। क्या नाम था बेटा, औरोबिंदो घोष। तो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये ऐसे लोग हैं जो उग्रवाद वाली कैटेगरी यानी एक्सट्रीमिस्ट वाली कैटेगरी में आते हैं, और ये लोग स्टार्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो बंगाल के अंदर चलाया गया, और एक्सट्रीमिस्ट की ग्रुप की जो डिमांड थी ये थी कि इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकाला जाए, पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट करे और सबके सामने अंग्रेजों का काला चिट्टा खुल गया। लेकिन कहीं ना कहीं मॉडरेट्स इनकी बात को नहीं समझ पाते, यानी नरम दिल वाले जो लोग हैं INC के अंदर, वो इनकी बात को समझने से इनकार कर देते हैं, या वो उनकी मिसमैच हो जाती। अब होता क्या है, इसी सीक्वेंस में 1907 में INC का सेशन होता है बेटा सूरत में। कहां होता है, सूरत में। इस सूरत में INC के सेशन के लिए खड़े होते हैं, यानी प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े होते हैं बाला गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक, जिनको आप लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हो। लेकिन क्योंकि सूरत में सेशन होने की वजह से बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंटशिप नहीं लड़ सकते। क्यों, क्योंकि INC बेटा जब बनी थी तो इनके रूल्स में ये लिखा था कि जो बंदा अपनी प्रेसिडेंसी यानी अपने एरिया से बिलोंग करता होगा वो प्रेसिडेंट यानी हेड नहीं बनेगा। तो जब ये बाल गंगाधर तिलक को ये बात पता चलती है कि जान के ये सेशन सूरत में कराया गया है, तो ये यानी बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ जितने भी उग्रवाद लोग थे, ये क्या करते हैं, INC को छोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं सूरत स्प्लिट, इसी को कहते हैं सूरत स्प्लिट। सर नाउ ये सूरत स्प्लिट का कंसेप्ट कहां से आ गया, बेटा सूरत स्प्लिट हुआ है तभी तो लखनऊ पैक्ट हुआ है। क्या मतलब हुआ सर, बेटा सूरत स्प्लिट में क्या एक्सट्रीमिस्ट्स को अलग कर दिया गया, क्या एक्सट्रीमिस्ट्स ने 1907 जिसको आप कह रहे हो सूरत स्प्लिट, क्या INC को छोड़ दिया है, क्या INC से रिजाइन कर दिया है? बिल्कुल सही बात है, कर दिया है। यही एक्सट्रीमिस्ट्स 1916 में लखनऊ पैक्ट में, क्या बोला मैंने, लखनऊ पैक्ट में वापस से किसका पार्ट बन जाएंगे, बोलो 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 बोलो,
वापस से किसका पार्ट बन जाएंगे, आईएनसी का पार्ट बन जाएंगे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बन जाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट। अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। आई होप आपको यहां तक की बात जो है समझ में आई हो। तो है क्या, गांधी जी के कंटेक्स्ट में क्या बात चल रही है, गांधी जी इस सेशन को अटेंड करते हैं और यहीं पर इसी सेशन में एक व्यक्ति जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, ये गांधी से मिलता है और यहां पर बताता है इंडिगो प्लांटर्स की कहानी। सर, यानी कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कहानी की वहां पे इंडिगो प्लांटर्स किस तरीके से वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गांधी जी चल पड़ते हैं चंपारण की ओर और ये देखिए 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत के अंदर गांधी का पहला सत्याग्रह जिसको आप कहते हो चंपारण सत्याग्रह, वो शुरू होता है ना। सर ये था गई, ये समझो। अब है क्या, देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा चंपारण सत्याग्रह, बेसिकली चंपारण तो एक जगह का नाम है और सत्याग्रह आपको नॉन वायलेंस है ना, गांधी जी का एक ये बहुत बड़ा हथियार था अंग्रेजों को इंडिया से भगाने का। तो बेटा कुछ नहीं था, समझिए था क्या, जैसे मान लीजिए ये एक किसान है, मैं आपको अलग से जरा समझाता हूँ। यहां देखिए मैंने बोला कि ये किसान है, मैंने बोला ये कौन है, ये किसान है, इस किसान का नाम है ए, ठीक है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और मैंने बोला इसकी ये लैंड है, क्या है, ये जमीन का टुकड़ा है। बिल्कुल सही बात है, जमीन का टुकड़ा है, जरा आराम से बनाते हैं जमीन का टुकड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब अंग्रेजों का कहना है कि इस जमीन के टुकड़े के ना 20 हिस्से करो। कितने से करो, 20 हिस्से करो। कर दिया सर 20 हिस्से, बिल्कुल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। जरा पेन चेंज कर लेते हैं। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि इस 20 हिस्से में जो आपने 20 हिस्से करे हैं, इसके 3 हिस्से में यानी 1 2 3 आप उगाओगे नील। क्या उगाओगे, नील उगाओगे, यानी कि इंडिगो उगाओगे। अब आपको पता होगा इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है, इंडिगो एक ऐसी फसल है, अगर उसको आप अपने जमीन पे अपने खेत में उगाते हो तो वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन जिसको आप कहते हो, यानी नमी जिसको कहते हो, वो बिल्कुल खत्म कर देता है, बंजर भूमि बना देता है। चलो, तो चंपारण के लोगों को यानी चंपारण के पीजेंट्स को ये फोर्स किया जा रहा है कि आप 3/20 हिस्से में अपनी लैंड के 3/20 हिस्से में क्या उगाने वाले हो, इंडिगो उगाने वाले हो। इसी को कहते हैं बेटा 3 खटिया सिस्टम। क्या कहते हैं, 3 खटिया सिस्टम। 3 खटिया सिस्टम किसको कहते हैं, 3/20 पार्ट पे आपको क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है। तो आप खुद बताइए सर, आप खुद बताइए, आप खुद भी इतने समझदार हैं कि अगर किसान इंडिगो यानी नील की खेती करेगा तो वो कमाएगा क्या, और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और खाएगा नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। घूम फिर के बात तो वहीं आ गई ना कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि डेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। किसका हो रहा है सर, हमारा ही तो हो रहा है, इंडियंस का तो हो रहा है। कर कौन रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं सर। गुलाम किसके हैं, ब्रिटिशर्स के हैं सर। तो ये चीज आपको एक सीक्वेंस में समझनी पड़ेगी, तो जाके आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट समझ में आएगा कि हाँ हमारे देश में चल क्या रहा था, क्या से क्या हो गया और आजादी हमको कैसे मिल गई। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनने की शक्यता ज्यादा है। आई रिपीट, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां से ज्यादा है, तो इन टॉपिक्स को जरा आराम से पढ़ें। आपके पास ही वीडियो रहेगा, आराम से इसको एक एक दो दो बार देखते रहें ताकि चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठती रहे। आई बात समझ। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो इनके बारे जिसके बारे में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया था, ये क्या कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा हाई रेंट, बहुत ज्यादा हाई ड्यूज ले रहे थे ताकि हम यानी वो लोग यानी ब्रिटिशर्स लोग का क्या बढ़ सके, प्रॉफिट बढ़ सके और हमारा हो सके एक्सप्लॉयटेशन, हमारा हो सके एक्सप्लॉयटेशन। जब ये बात गांधी जी को पता चलती है, जब ये बात गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी पहुंच जाते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कहां पहुंच जाते हैं, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ गांधी जी को चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, वो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला। आई बात समझ। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण का हाल बताया और गांधी जी किस तरफ चल पड़े, चंपारण की तरफ चल पड़े। नाउ यहां क्या गांधी जी अकेले थे, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की चांसेस यहां से पूरी पूरी कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ कौन कौन थे। तो सबसे फेमस नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लो बेटा, इसको दीवारों पे लिख दो, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर गांधी जी का साथ दे रहे थे। क्या सर सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही थे, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ भी और थे। मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ बस। एक तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक हो गए महात्मा गांधी, एक आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेंगे महादियो देसाई, महादियो देसाई, एक आपको देखने को मिलेंगे महादियो देसाई, एक आपको देखने को मिलेंगे मजर उल हक, मजर उल हक। ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं बेटा जिनके नाम यूपीएससी पूछ लेता है और हम बोलते हैं पेपर कहां से आ रहा है, पेपर यहीं से आ रहा है।
जरा पढ़ो तो सही से। कौन कौन से नाम बोलेंगे सभी बच्चे मेरे साथ। गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन का साथ दे रहा है। पहले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे व्यक्ति महादेव देसाई, तीसरे व्यक्ति मजहर उल हक। क्या सर यही थे? नहीं सर, और भी थे। तो सर आप यही क्यों बता रहे हो? बेटा ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। जैसे एक नाम और लिख लीजिए, जेपी कृपलानी। एक नाम और लिख लीजिए, जेपी कृपलानी। ये पेपर में पूछा हुआ है, क्या पता दोबारा पूछ ले, कोई जरूरी नहीं है। जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी, ये लिख लीजिए। तो ये 4-5 नाम आपको पता होने चाहिए कि किस किस व्यक्ति ने गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में साथ दिया है। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह में जब ये सारे व्यक्ति सब इकट्ठा होकर जाते हैं तो होता क्या है, यहाँ के इंडिगो प्लांटर्स गांधी जी को बोलते हैं, गांधी गो बैक, गांधी आप वापस जाओ, ये हमारा खेल है, हम खुद खेल लेंगे। गांधी बोलते हैं कि नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं जी जाऊंगा, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को, अपने हिंदुस्तानी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इन शॉर्ट गांधी जी डिसाइड करते कोई बात नहीं, आपको मुझे पनिशमेंट देनी है, मुझे पनिशमेंट दो, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तानियों का गलत होने नहीं दूंगा। इस चीज को देखते हुए अंग्रेज लोग क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी का सदस्य बनाते हैं गांधी जी को। एट लास्ट गांधी जो होते हैं वो अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि भाई ये जो इंडिगो प्लांटर्स कर रहे हैं बंगाल यानी चंपारण वाले इलाके में, वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाई रेंट जो लिए जा रहे हैं वो इलीगल लिए जा रहे हैं, गलत लिए जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए क्रक्स ये निकलता है कि एट लास्ट इस चंपारण सत्याग्रह में जीत किसकी होती है बेटा, गांधी की जीत होती है, यानी कि गांधी जी के सत्याग्रह की जीत होती है। तो देखो 1916 में बीएचयू में पहला पब्लिक अपीयरेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब मैंने आपको बता दिया, साउथ अफ्रीका की वजह से। दूसरी कहानी 1917 में, क्या बोला मैंने, 1917 में चंपारण सत्याग्रह की जीत। अब देखो धीरे 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 गांधी जी जो है वो पूरे इंडिया में फेमस हो रहे हैं। सर फेमस हो रहे तो मिलेगा कैसे, इससे कुछ नहीं मिलेगा बेटा, आप खुद समझे। सपोज करें कि ये एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, हर जगह एक यही व्यक्ति छा रखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पूरा इंडिया इनको फॉलो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। क्या इंडिया का यूथ इनको फॉलो नहीं करेगा? सर क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा फॉलो इनको यूथ। आप समझो ये क्या है। अब गांधीयन एरा इसलिए जाना जाता है ताकि इस पूरे एरा में जब तक गांधी जी रहे हैं या जब गांधी जी ने सत्याग्रह करा है तो यूथ यानी कि पूरा इंडिया यानी पूरे इंडिया के लोग बाग सड़कों पे उतरे हैं। गांधी जी का मोटिव यही था कि यूनिटी दिखाओ भाई, कहां है तुम्हारी यूनिटी। 1857 की क्रांति हम क्यों हारे? सर इसलिए तो हारे क्योंकि यूनिटी नहीं थी। अगर यूनिटी होती तो क्या मारते, क्या सोच के देखो, बिल्कुल नहीं हारते सर। क्रांति हम इसलिए हारे थे क्योंकि यूनिटी नहीं थी। कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई नेपाल भाग जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया हम सब एक है ना, तो एक हमको बनाया गया है, हम थे नहीं एक, हमको बनाया गया है। वो नेशनलिज्म की भावना, वो राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर जाग गई है, तभी तो आज इंडिया बना है। बात समझ में आ रही है? इस यूथ में एक व्यक्ति, एक बहुत फेमस व्यक्ति जिनका नाम आपने सुना भी होगा और कई बार इनके बारे में पढ़ते भी होंगे, जिनका नाम है भगत सिंह। ये भी शामिल थे। भगत सिंह भी एक टाइम पे गांधी जी के फॉलोअर हुआ करते थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। खैर आगे आगे धीरे धीरे जैसे मैं आपको लेके जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको सब कुछ बताता रहूंगा। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, गांधी जी की जीत हुई। अब इसी सीक्वेंस में, इसी श्रृंखला में आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है 1918 में क्या, अहमदाबाद मिली स्ट्राइक। सर अब ये क्या है बेटा, था क्या, ये एक डिस्प्यूट था कॉटन मिल के मालिक के बीच में प्लस वहां के जो लेबर क्लास थी, वर्कर्स थे, उनके बीच में। अब कहानी समझो, कहानी ये थी कि उस दौरान एक बीमारी हमारे यानी अहमदाबाद वाले इलाके में फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती है, ठीक है। वर्कर्स को मिल रही है वही घिसी पिटी तनख्वाह। अब भैया वर्कर को मिल रही है वही घिसी पिटी तनख्वाह, वर्कर को घर भी चलाना है, बीमारी से भी लड़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड कैसे काम चलेगा। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ, जरा ये टाइम देखो, ये टाइम देखो क्या है, 1918 का टाइम है। कौन सा टाइम है ये, 1918। अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं तो 1914 से लेकर 1919 वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। और जब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, आई रिपीट, जब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है तब तब क्या हुआ है, तब तब इन्फ्लेशन आया है, यानी महंगाई आई है। अगर आप दिमाग लगाओ, अगर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है तो क्या महंगाई नहीं होगी? अगर महंगाई नहीं होगी तो क्या इंडिया में महंगाई नहीं होगी? सर इंडिया में क्यों, इंडिया में महंगाई क्यों नहीं होगी सर? बेटा इंडिया में महंगाई होगी, क्यों होगी सर ये भी बता दो।
इसलिए होगी क्योंकि तुम अभी किसके गुलाम हो? ब्रिटिशर्स के गुलाम हो भैया, अंग्रेजों के गुलाम हो। एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ बीमारियां फैल रही हैं, एक तरफ लड़ना भी है, एक तरफ ये भी करना है, एक तरफ वो भी करना है, बहुत कुछ चल रहा था। ठीक है, इसी वर्ल्ड वॉर वन में मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया बात बताता हूं, 1914 से लेकर 1919 जो वर्ल्ड वॉर वन चला है ना, इसमें इसमें गांधी जी का रोल मैं आपको बताता हूं। इसमें गांधी का रोल यह था कि इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए, इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए मतलब भर्ती करने के लिए गांधी जी खुद गए थे। गांधी जी ने खुद वर्ल्ड वॉर वन में इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया है। यह पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आई बात समझ? इसको ध्यान रखना, एक वॉर कॉन्फ्रेंस करके हुई थी। वॉर कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड किया गया था कि इंडियन सोल्जर्स को जो रिक्रूट करेंगे वो होगा महात्मा गांधी। तो वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक? 1914 से लेकर 1919। वर्ल्ड वॉर टू कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945। ये दोनों एटलीस्ट, ये दोनों बेसिक बेसिक चीजें तो याद ही रखना। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना ही चाहिए भाई, ठीक है? ये वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है, ये वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है। तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम 1918 पढ़ रहे हैं। तो क्या 1918 यहीं पे आएगा? ये देखो बीच में गलत हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो, ये गलत हो रहा है क्या? क्या 1918 में अगर प्लेग का बोनस मांगा जा रहा है, अगर वर्कर अपना हक मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं भाई? नहीं गलत मांग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सर जब गलत नहीं मांग रहे तो वर्कर को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा? हक इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वर्कर्स डिमांड कर रहे थे 50% इन्फ्लेशन की, यानी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की। लेकिन कॉटन मिल का मालिक बोल रहा था 50% तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वो 20% बढ़ा चुका था। अब उसकी हैसियत नहीं थी कि वो 50% बढ़ा पाए। लेकिन जब ये बात गांधी जी को पता चलती है, किसको पता चलती है? गांधी जी को पता चलती है। तो गांधी जी पहुंच जाते हैं कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद तो गुजरात में पड़ता है, आपको पता ही होगा, ठीक है? देखो, गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर से बात करी, वर्कर से भी बात करी है और मालिक से भी बात करी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वर्कर्स को समझाया गया कि हम स्ट्राइक करेंगे, बहुत पीसफुली स्ट्राइक करेंगे, हम किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हम आराम से अपनी डिमांड्स को लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन हुआ ये, स्ट्राइक करने के बाद भी, वर्कर्स का स्ट्राइक करने के बाद भी कॉटन मिल का जो मालिक था वो इनके अधिकारों को इनको नहीं देता। यहां पर हमें देखने को मिलता है तब गांधी जी पहली आमरण अनशन पे बैठे, यानी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हमें देखने को मिली। कहां पर? अहमदाबाद मिली स्ट्राइक में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गांधी बोले कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो मन नहीं है, आज ही सही। पहली हंगर स्ट्राइक में बैठ गए और यहां के वर्कर्स को इनका अधिकार दिलाया। एट लास्ट ये सेटलमेंट जो हुआ है, ये पूरा सेटलमेंट हुआ है 35% में। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई भाई साहब? अगेन गांधी जीता, अगेन गांधीगिरी जीती और अगेन गांधी जी का सत्याग्रह जीता। तो दिमाग लगाओ सर, दिमाग लगाएंगे। 1917 में ट्रॉफी हमारे पास, 1918 में ट्रॉफी हमारे पास। अरे अभी तो देखते रहो भाई साहब, अभी तो देखते रहो ये किस तरीके से लाठी घुमाएगा, किस तरीके से चरखा घुमाएगा और अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के यहां से भगाएगा। देखते रहो, बस पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना। और अब देखो होता क्या, जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक खत्म हो जाती है तो इसी के कुछ दिन बाद हमें एक चीज और देखने को मिलती है जिसको आप कहते हो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी जगह गुजरात में ही पड़ती है। अब ये सर ये क्या था बेटा? खेड़ा में कुछ नहीं था। खेड़ा सत्याग्रह ये था कि खेड़ा में जो है वो क्रॉप का फेलियर हो गया था ड्यू टू ड्रॉट। ड्रॉट किसको कहते हैं? सूखा। सूखा पड़ गया था क्योंकि बरसात वगैरह इन दौरान नहीं हुई होगी, कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से क्रॉप फेल हो गया। अब आप एक बात मुझे बताओ सर, अगर मैं कह रहा हूं कि ये किसान है, ये सुरेश नाम का व्यक्ति किसान है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, चलो ए नाम का व्यक्ति किसान है, तो किसान की जीवन शैली किस पे डिपेंड करती है? उसकी क्रॉप पे, उसकी फसल पे। सर अगर क्रॉप ही नहीं हुई, अच्छा चलो मैं कह रहा हूं कि उसकी जीवन शैली क्रॉप पे डिपेंड करती है, तो क्या क्रॉप से ही वो पैसा अर्न करेगा? क्या पैसा जो अर्न करेगा क्या उससे फैमिली को पालेगा, उससे घर चलाएगा? लेकिन ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि अगर क्रॉप ही ना हुई, अगर फसल ही ना हुई तो क्या पैसा मिलेगा? अगर पैसा नहीं मिला तो क्या वो अपने परिवार को चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। सर यही एक रीजन हो सकता है, एक रीजन था भी जिसकी वजह से हमारे किसानों ने सुसाइड करना बहुत ज्यादा शुरू करा उस टाइम भी, और आज के टाइम पे भी। नो डाउट बहुत रियायत दी गई है एग्रीकल्चर में, हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, ठीक है, लेकिन आज भी ये जो सुसाइड के केस हैं ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो यही कुछ ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है भैया। क्रॉप फेलियर है और ऊपर से तुम टैक्स लगाए जा रहे हो। जब पैसा ही नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अगर टैक्स नहीं दोगे तो बस सुलूगी। अंग्रेज ये भी तो करते थे, अगर टैक्स नहीं दे रहे तो ऐसे थोड़ी कि छोड़ दिया। अरे जी हाँ, मजाक थोड़ी है। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आपके साथ बदसलूकी होगी, आपके परिवार वालों के साथ बदसलूकी होगी, आपकी माँ बेटी के साथ बदसलूकी होगी।
तो ये पूरा एक टाइम हमने फेस किया है सर, ये हमने करा है इसको फेस, कभी पूछ के तो देखो। जब ये सब चीजें गांधी जी को वापस से पता चलती है तो गांधी जी वापस से कहां पहुंच जाते हैं बेटा? गांधी जी पहुंच जाते हैं अगेन कहां भाई? खेड़ा में। क्या दिक्कत है? चलो पहुंच गए खेड़ा, बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे खेड़ा? बिल्कुल पहुंच गए सर। सर जब खेड़ा पहुंच गए तो खेड़ा में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी का साथ दिया, तो उनमें सबसे फेमस थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने क्या बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का साथ दे रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है, और वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी का साथ दे रहे हैं चंपारण सत्याग्रह में। कंफ्यूज मत होना, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये खेड़ा में जगह जगह घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम आपसे एक सिंगल रुपया भी टैक्स नहीं देंगे। एट लास्ट क्या होता है, अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ते हैं और अगेन किसकी जीत होती है बेटा? गांधीगिरी की जीत होती है। अगेन गांधी का सत्याग्रह जीतता है, अगेन गांधीगिरी जीतती है, अगेन गांधी की जीत होती है। ये हुआ क्या? 1917 में एक जीत, 1918 में एक जीत, 1918 में तीसरी जीत। क्या लगता है बताओ? फेमस फेमस फेमस। हमको लगा कि हमारा मसीहा आ चुका है भैया, यही है जो है, यही दिलाएगा हमको आजादी। गांधी जी, आप खुद बताओ, ये अगर हमारा इंडिया है और इंडिया में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति हमें देखने को मिल रहा है जिसने लगातार हैट्रिक बना दिया और 3 सत्याग्रह करके अंग्रेजों को धूल चटा दी, तो आपको क्या लगता है, क्या यूथ इनसे अट्रैक्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा अट्रैक्ट? हुआ अट्रैक्ट। लोगों को अवेयरनेस आई है, लोगों को जागरूक आई है, लोग जागे हैं, उन्होंने देखा है कि गांधी है कौन। तो ये हमें देखने को मिला एक सिग्निफिकेंस कि गांधी जी ने जितने भी कैंपिंग की, जो भी सत्याग्रह करे, स्टार्टिंग में जितने भी इन्होंने अंग्रेजों को पानी पिलाया, धूल चटाई, उससे क्या हुआ? उससे लोगों का एकाग्रित होना शुरू हुआ है, यूनाइट होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे गांधी जी ने पूरे इंडिया को धीरे धीरे एक करना शुरू करा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही वो यूथ होगा, यही वो जनता होगी और यही वो पीपल होंगे और यही वो जनशक्ति होगी जो सड़क पे उतरेगी और अंग्रेजों को करेगी टाटा बाय बाय। वो टाइम है आजादी का, वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा टाइम के साथ, अभी नहीं आएगा वो। तो आई होप आपको यहां तक की बात जो है वो क्लियर हुई होगी। एक आधी चीज मैं आपको और बता देता हूं, वो क्या है सर? वो ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं एक्स्ट्रा में। पहली बात तो ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का साथ दिया खेड़ा सत्याग्रह में, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये कि इनको जो सरदार का टाइटल दिया गया है, इनको जो, यानी इनका जो पहले नाम था ना, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, सरदार का टाइटल इनको दिया गया है बारदोली सत्याग्रह में। कहां दिया गया है? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है सर? बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, क्या आपने स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना है कहीं पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना है गुजरात में? जी बिल्कुल। वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू वो किनका है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। क्यों है सर? क्योंकि ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिसने आजाद हिंदुस्तान को एक बनाया, जिसने आजाद हिंदुस्तान को क्या किया है? यूनाइट किया है। आज तुम कहते हो ना बेटा, यहाँ केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ गोवा, कर्नाटक आ गया, यहाँ गोवा आ गया, यहाँ महाराष्ट्र है, ये सब पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अंग्रेजों ने तो इनको तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन ये वही इंसान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने इन सबको एक बना के रखा और इंडिया को सही मायनों में इंडिया का नाम दिया। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मैं बता रहा हूँ, जब भी मेरी क्लास में बैठो कॉपी पेन लेके बैठना, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी मैंने आपको बोला वो क्यों है, क्या है, किसके लिए है, मैंने आपको बता दिया। नर्मदा नदी के किनारे है, मैंने आपको बता दिया। नर्मदा नदी यहाँ से सरदार सरोवर डैम बहुत बहुत ही नज़दीक है, तो आप हिंट लगा सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पड़ता है और वहीं पर इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, आई रिपीट, मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। इस ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा देखते रहा करो, इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके पेपर में बन जाती हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। नो डाउट यूपीएससी भी छोड़ो, आपको जनरल नॉलेज के लिए यार, जनरल अवेयरनेस के तो पता होना चाहिए यार। इंडिया में रह रहे हो, अगर तुम्हें इंडिया के बारे में नहीं पता तो खाक इंडियन हो तुम। आई बात समझ? तो आई होप गाइज आपको जितना भी आज हमने पढ़ा, चाहे वो
खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद मिली स्ट्राइक हो, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो ये सब पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ तक की कहानी जो है वो क्लियर हुई हो। तो आई रिपीट, अगर किसी ने इसका पहला लेक्चर जो है जिसका नाम है एमरजेंस ऑफ गांधी, जिसका नाम है एमरजेंस ऑफ गांधी, अगर वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। पहले उस लेक्चर को देखना, फिर इसको देखना, या फिर देख लेना अपने अकॉर्डिंग। आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा पहले हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा। ओके गाइस, तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। क्या आप ऐसी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, फ्रूटफुल वीडियोस चाहते हैं? क्या मैं ऐसी सीरीज को कंटिन्यू रखूं? प्लीज 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 आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि बेटा लॉकडाउन के चक्कर में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो बंद हो चुकी है। एकमात्र ऑनलाइन ही ऐसा सहारा है जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचा सकता हूं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी सही में, बहुत सही मायने में ज़रूरत है। फायदा उन्हीं को मिलेगा जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिलेंगे, वो खुद फील करेंगे कि यार हमने कहीं पढ़ा था। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।